जल्दी से पानी पिलाओ ना, बहुत प्यास लगी है। जब बिना पानी के रहा नहीं जाता तो क्यों रखती हो ऐसा व्रत? व्रत रखती हूँ ताकि आपकी उम्र लंबी हो। और इस चक्कर में चाहे तुम्हें चक्कर आ जाए। क्या आप भी? अब चलो जल्दी, मैंने बहुत बढ़िया खाना बनाया है आज। ये कहानी है ज्योति और विमल की। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर साल करवा चौथ के दिन ज्योति विमल की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती थी। हालांकि विमल हमेशा उसे ऐसा करने से मना करता था, लेकिन ज्योति नहीं मानती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और फिर एक बार, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जिद छोड़ो और कुछ खा लो। नहीं जी, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकती। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? चाहे जो हो जाए, मैं करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे एक बात बताओ, अगर इस व्रत के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा लंबी उम्र का? अब बस इस बार रहने दो, मान लो मेरी बात। विमल ने ज्योति को बहुत समझाया, मगर ज्योति नहीं मानी और उसने खराब तबीयत में भी करवा चौथ का व्रत रखा, जिससे उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई। और फिर अगले करवा चौथ से कुछ दिन पहले, सुनिए ना, एक बात बोलनी थी आपसे। हाँ बताओ ना, क्या बात है? अब वो करवा चौथ आ रहा है तो मैं परसों बाजार जाऊंगी। अच्छा, क्या हुआ? पैसों की दिक्कत है क्या? ना ना, इतनी भी दिक्कत नहीं है। अब तुम परसों जाओगी ना तो मैं तुम्हें परसों ही पैसे दे दूंगा, ठीक है? विमल की बात सुनकर ज्योति खुश हो गई। दरअसल विमल एक मजदूर था। वो मंडी में ट्रकों से अनाज उतारने और चढ़ाने का काम करता था। उस काम में मेहनत ज्यादा थी और पगार बहुत कम। बस किसी तरह से विमल अपना और ज्योति का गुजारा चला रहा था। लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी कभी इस बात को लेकर अफसोस नहीं करते थे। 2 दिन बाद जब विमल काम से घर लौटा तो उसने देखा कि ज्योति माता रानी की पूजा कर रही थी। विमल भी उसके साथ हाथ जोड़कर बैठ गया और फिर पूजा पूरी होने के बाद, अरे आप कब आए? बस अभी अभी। ये लो, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? हाँ, कितने अच्छे हो आप। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। ज्योति को पैसे देने के लिए विमल ने कई घंटों तक अलग से काम किया था। ज्योति उस दिन बाजार से अपने लिए एक साड़ी और सुहाग का सामान लेकर आई, लेकिन जैसे ही वो सामान लेकर घर में घुसी, अचानक बेहोश हो गई। गिरते ही उसका मुंह अकड़ने लगा और ये देखकर विमल घबरा गया। वो फौरन ज्योति को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा और फिर, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी ज्योति को? देखिए, आपकी पत्नी को सीरियस पैरालिसिस अटैक पड़ा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर उनकी हालत फिलहाल ठीक नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी करके उसे ठीक कर दीजिए। अगर मेरी ज्योति को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। हिम्मत रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। ज्योति को अचानक लकवा पड़ा था, जिस वजह से ना तो वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही हिल-डुल पा रही थी। उसकी ये हालत देखकर विमल बस रोए जा रहा था। पूरा एक दिन गुजर गया, मगर ज्योति की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। और फिर, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए। देखो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप बार बार हमें ऐसे परेशान मत करो। हमें दूसरे पेशेंट्स को भी देखना होता है। पर मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है साहब। गुस्सा मत दिलाओ, यहाँ सभी की हालत खराब है। अगर अपनी बीवी की इतनी ही चिंता है तो या तो कोई बड़ा डॉक्टर लेकर आओ या फिर अपनी पत्नी को किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाओ, समझे? विमल बार बार ज्योति को लेकर डॉक्टर से मिन्नतें करता रहा, जिससे डॉक्टर भी झल्ला गए और उन्होंने विमल को डांट दिया। डॉक्टर की बात सुनकर विमल हताश हो गया और फिर वो सीधा माता रानी के मंदिर में पहुंच गया। माँ, अब आप ही कुछ करो। वो कहते हैं कि किसी बड़े डॉक्टर को लेकर आओ या फिर किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। माँ, आपसे बड़ा कौन है इस जग में? मेरी ज्योति को बचा लो माँ, बचा लो उसे। विमल कई घंटों तक माता रानी के सामने आंसू बहाता रहा और फिर अस्पताल वापस जाने के लिए वो जैसे ही अस्पताल से बाहर निकला तो उसकी नजर मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर पड़ी, जहाँ करवा चौथ के लिए सामान बिक रहा था। उस सामान को देखकर विमल ने सोचा, करवा चौथ तो कल है ना। वो हर साल मेरे लिए व्रत रखती रही, लेकिन इस बार मैं अपनी ज्योति के लिए व्रत रखूंगा। मैं प्रण लेता हूँ कि अब मैं तभी पानी पीऊंगा जब तक मेरी ज्योति अपने हाथों से मुझे पानी नहीं पिलाती। विमल ठान चुका था। उसने अपनी पत्नी ज्योति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। वो सारा दिन मंदिर में ही भूखा प्यासा बैठा रहा। पहले शाम हुई और फिर रात भी हो गई। सारी औरतों ने चांद को देखकर अपना व्रत खोला, लेकिन विमल तो बस ज्योति के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। भूख और नींद की वजह से विमल बेहोश हो गया। तब मंदिर के पुजारी ने विमल को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन विमल के होंठ नहीं खुले। कई घंटों के बाद विमल को होश आया और फिर वो सीधा अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरी ज्योति कैसी है वो? अरे वही बताने के लिए तो तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं हम। अच्छा सुनो, वो उन डॉक्टर मैडम का फोन नंबर लाकर दो जरा।
कौन सी डॉक्टर? भाई वो तो तुम बताओगे ना। मुझे तो वार्ड बॉय ने बताया कि रात में तुम किसी लेडी डॉक्टर को लाए थे अपने साथ। वो डॉक्टर ज्योति को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर ले गई। उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया और जिस बीमारी को हम इतने दिनों से पकड़ नहीं पा रहे थे, उन्होंने कुछ ही घंटों में उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। ज्योति को होश आ चुका है और वो बोल भी रही है। भाई सच मानो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। विमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी को साथ लाना तो दूर, वो तो खुद उस दिन अस्पताल एक बार भी नहीं आया था। अब साहब, वो डॉक्टर मैडम, उनका नाम क्या था? ये हमें कैसे पता होगा? हाँ, पर वो वार्ड बॉय के पास तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ गई थी। अब क्या बताया था उसने? हाँ, उन्होंने ये कहा था कि अब तुम पानी पी सकते हो। क्या पानी? तो क्या माता रानी स्वयं आई थी मेरी ज्योति को बचाने? विमल अब सब समझ गया था। उसने तुरंत हाथ जोड़कर माता रानी को धन्यवाद कहा और फिर सीधा ज्योति के पास पहुंचा, जो हाथ में पानी का गिलास लिए उसी का इंतजार कर रही थी, और खिड़की से करवा चौथ का चांद भी साफ दिख रहा था। आज निधि की शादी है, लेकिन फिर भी वो उदास थी। तभी उसकी माँ सावित्री उससे पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची? आज तेरे लिए इतनी खुशी का दिन है, लेकिन फिर भी तू इतनी उदास है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग इतने गरीब हैं और जहाँ मेरी शादी हो रही है वो लोग इतने अमीर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। इसमें डरने की क्या बात है बेटी, बल्कि ये तो खुशी की बात है कि तू इतने बड़े घर में जा रही है। वहाँ जाकर तू हमेशा खुश रहेगी। अपनी माँ की बातों से निधि को थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद बारात आ जाती है और फिर निधि और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद निधि अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पहुंचकर वो इतने बड़े घर को देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसका पति रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं निधि को कमरा दिखा देता हूँ, आराम कर लेगी। शादी की रस्मों में इतना थक गई होगी ना। हाँ हाँ, बहू को आए अभी एक दिन हुआ नहीं और तू अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया। जा, ले जाकर दिखा दे इसका कमरा। अगले दिन निधि सुबह सवेरे 5 बजे उठ जाती है और नहा धोकर पूजा पाठ करती है, जिसके बाद अपनी पहली रसोई बनाती है। ससुराल के पहले दिन में अपनी पहली रसोई में निधि सबके लिए मटर पनीर, पूरी और हलवा बनाती है। सब बड़े ही खुश होकर खाते हैं। तभी उसकी सास उससे कहती है, बहू, खाना अच्छा बना है। सचमुच निधि, खाना काफी स्वादिष्ट बना है। थैंक यू जी। अच्छा, आज तुम अपने पग फेरों की रस्म के लिए अपने घर जाने वाली हो ना, तो वहाँ मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे कुछ उल्टा सीधा मत खिला देना। जी माँ जी। उधर निधि की माँ सावित्री सुबह से ही घर की साफ सफाई करने में लगी हुई थी। आखिरकार आज उसके घर का दामाद जो आने वाला था। अजी सुनिए, जल्दी कीजिए ना, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, आप तब तक बाजार से सामान ले आइए। अभी तो घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, बेटी और दामाद आते ही होंगे। हाँ हाँ, तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे अपनी ही बेटी के पग फेरे की रस्म के लिए तो घर आ रही है, इसमें इतना बौखलाना किस बात का? वो इसलिए क्योंकि अब बेटी अकेली नहीं आ रही, उसके साथ इस घर का जमाई राजा भी आ रहा है। रोहन एक बड़े घर से था और शादी के बाद आज वो पहली बार अपने ससुराल आ रहा था। दामाद की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, इस कारण सावित्री और दीनदयाल सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए थे। सुनिए जी, आप बाजार जाकर नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई ले आइए। दामाद जी पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन मेरी जेब में तो बस 500 रुपए ही रखे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? ये सब सामान तो चाहिए ही, साथ में दामाद जी को विदाई के वक्त सगुन देना होगा, उसके लिए भी हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे। मैं अभी अपने दोस्त बिरजू से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। दीनदयाल बिरजू से पैसे उधार लेकर सामान लेने बाजार चला जाता है। उधर सावित्री पड़ोस में जाकर नई चादर मांग कर ले आती है और खाट पर बिछा देती है। दीनदयाल भी तब तक सामान लेकर घर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी का हॉर्न बजता है, लगता है वो आ गए। सावित्री हाथ में पूजा की थाली लिए उनकी आरती उतारती है, साथ ही दोनों का तिलक करती है। रोहन अपने सास ससुर के पैर छूता है। आओ पधारो दामाद जी, ससुराल में आपके पहले दिन पर आपका स्वागत है। इसके बाद वो उसके सामने खाने की कई तरह के आइटम रख देते हैं। माँ, इतना सब खर्चा करने की आखिर क्या जरूरत थी? तू चुप कर, दामाद जी पहली बार यहाँ आए हैं। इसके बाद सावित्री लंच में छोले, गोभी और पूरी बनाकर अपने दामाद को खिलाती है। उसके बाद अपने दामाद को नई चादर बिछी खाट पर आराम करने के लिए भेज देती है। निधि दूसरे कमरे में अपने माता पिता से बातें कर, माँ, इतना सब खर्चा करने की क्या जरूरत थी? एक तो वैसे ही बाबा ने मेरी शादी के लिए कर्ज लिया हुआ है और ऊपर से ये सब खर्चा। बेटी, दामाद जी आज पहली बार अपने ससुराल आए, तो उनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। मैं जानती हूँ बाबा, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से और कर्ज में डूब जाओ।
बेटी, तुझे इतना अच्छा घर मिल गया और हमें क्या चाहिए। कुछ देर बाद रोहन सोकर जागता है तो सावित्री उसके लिए कॉफी और बिस्कुट लेकर आती है, जिन्हें खाकर कुछ देर बाद वो घर जाने की तैयारी करते हैं। फिर उसकी विदाई के समय अपने दामाद को तिलक लगाकर 1100 रुपए सगुन कार्ड में डालकर देती है और साथ ही गिफ्ट देती है। नहीं माँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए। ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। आपने मुझे अपने दिल का टुकड़ा अपनी बेटी दी है, वही मेरे लिए बहुत है। और बाबूजी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। ये मेरी तरफ से चेक है। आप इन पैसों से अपना सारा कर्जा चुका दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप इस उम्र में कर्ज का बोझ ढोते फिरे। नहीं बेटा, ये हम कैसे ले सकते हैं? बाबूजी, एक पल में बेटा कह रहे हो और दूसरे ही पल में पराया भी कर रहे हो। आज तक सुना था कि दामाद भी बेटा ही होता है, लेकिन आज तुमने इस कहावत को